नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी सेंटर में। आज लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट सीटेट का, जो टारगेट 2023 सीटेट बैच चल रहा है। इसका प्रैक्टिस सेट ये है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोग 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ये है हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 31 से 36। कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। यह है पद्यांश। इसमें है जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत जी की, जिसमें उन्होंने ऐसे मानव के बारे में कहा है जिससे कि सारे विश्व, पूरे संसार का कल्याण हो सके। ऐसे मानव को, ऐसे मानव से को शक्ति मिले जिससे कि वह संपूर्ण विश्व का कल्याण कर सके। इसमें क्वेश्चन है 31, कवि ने चीर महान किसे कहा है? कवि ने चीर महान किसे कहा है? तो इसमें हमारा विकल्प है ए, ईश्वर को, बी, जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो, जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो, शक्ति को, मानव को। तो हमारा आंसर हो जाएगा मानव को। हमारा आंसर हो जाएगा मानव को। अगला क्वेश्चन है कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? हमारा विकल्प है अंधकार दूर हो जाए, जो जीने की शक्ति देता है, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं, जिससे सब तरफ उजाला हो जाए। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी, जिसमें सभी मनुष्य भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? तो दोस्तों हमारा विकल्प है कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता है, कवि भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है, कवि सांसारिक बात करना चाहता है, कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। वह भगवान से, ईश्वर से ऐसी शक्ति चाहता है जिससे कि समस्त विश्व के व्यक्तियों का कल्याण हो सके। अगला क्वेश्चन है कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों हमारा विकल्प है मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, छूटे भय संशय अंधभक्ति। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा? इसमें हमारा आंसर होगा डी, छूटे भय संशय अंधभक्ति। यह तर्कहीन आस्था का उल्लेख किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? ए, कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, बी है इससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है, सी है पूर्ण विराम की लिख से हटने के लिए, डी है कविता को तुकांत बनाने के लिए। तो दोस्तों इसमें हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए, कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है क्योंकि जब कविता के अंत में विस्मयादि बोधक का प्रयोग इसलिए कर रहा है कि वह इच्छा सूचक वाक्य में किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग इच्छा सूचक वाक्य में किया जाता है, इसलिए कवि अपनी कविता की पंक्तियों के अंत में
विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, कविता का मूल भाव क्या है? कविता का मूल भाव क्या है? ए, अमरदान की प्राप्ति, बी, विश्व परिवार की भावना, सी, सत्य की प्राप्ति, डी, कल्याण। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, कल्याण। आंसर हो जाएगा हमारा डी, कल्याण। अगला क्वेश्चन है, 37 से 45 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों ये है, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि यह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े? जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या, या आखिर कहना क्या चाह रहा है। उसने फिर कहा, नीना, अंडा, कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज़ पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। दोस्तों ये मारिया मॉन्टेसरी का कथन है। अब प्रश्न शुरू होता है। 37 बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि वह रंग भरने की बात बताना चाहता था, वह अंडा बनाना चाहता था, वह कागज़ और क्रेयॉन चाहता था, वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई थी, इसलिए वह अंडा, नीना और कीड़े की बात कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे विकल्प है, कागज चाहते हैं, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, रंग चाहते हैं, तस्वीरें चाहते हैं। दोस्तों हमारा आंसर होगा संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा हर हालत में अपनी बात कह देता है, लकीरों को कीड़ा मानता है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ही बना सकता है, दो अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर हो जाएगा डी, दो अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर बच्चा समानता खोज लेता है। अगला क्वेश्चन है, 40 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है? ए, बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं है, बी, बच्चे ने अंडा देखा नहीं इसलिए वह अंडा नहीं बना पाया, सी, उसका भी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है, बच्चा अंडा नहीं बना सकता। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है, इसलिए वह अंडा नहीं बना पाया। अगला क्वेश्चन है, रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है? ए, चूड़ी, बी, पेड़, सी, छतरी, डी, चम्मच। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चूड़ी। वृत्त को चूड़ी कह सकता है। अगला क्वेश्चन है, उतने सवेरे पद में उतने शब्द
किस ओर संकेत करता है? उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है? ए है बहुत सवेरे की ओर, बी है सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है, सी बहुत जल्दी, डी सवेरे की ओर। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये उस गद्य के आधार पर प्रश्न है, इसलिए यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है। जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, ए आखिर कहना क्या चाह रहा है, बी अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई, सी मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े, डी उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतज़ार करता रहा। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें आंसर सही हो जाएगा सी, मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। दोस्तों मिश्रित वाक्य के लिए कि, जो कि, मिश्रित वाक्य के लिए कि, जो कि, ताकि, क्योंकि इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किंतु जब यहाँ इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ तो यहाँ कॉमा लगा दिया गया। मैंने आश्चर्य से कहा, यहाँ कॉमा लगा दिया गया। अगर यहाँ लिखना होता तो यहाँ लिखा गया होता कि। मैंने आश्चर्य से कहा कि कीड़े, तो इस शब्द का लोप हुआ, इसलिए यहाँ कॉमा मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, उसका चेहरा खुशी से दमक उठा वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? उसका चेहरा खुशी से दमक उठा वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? दोस्तों हमारा विकल्प हो जाएगा, विकल्प है खुश हो गया, खुशी से फूला न समाया, गदगद हो गया, खिल उठा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों खिल उठा। इसमें हमारा आंसर होगा खिल उठा। अगला क्वेश्चन है, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? वाक्य में कुछ शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ कोई निश्चित समय, निश्चित वस्तु या निश्चित संख्या नहीं बताई गई है, इसलिए ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। ए है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, बी है उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, सी है वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, डी है वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, पठन कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पठन कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ए शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, बी केवल अक्षर पहचानना, सी तेज गति से पढ़ना, डी संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। अगला क्वेश्चन है,
सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, यह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। दोस्तों, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, यह अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। दोस्तों, बच्चे जब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके अर्थ को समझ लेते हैं तो उसको उस अर्थ को बोलने लगते हैं जिसको उन्होंने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? तो दोस्तों, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, चॉम्स्की। आंसर हो जाएगा चॉम्स्की। चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है 50, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? ए, व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, बी, नियमों का अतिसामान्यीकरण, सी, भाषा प्रयोग में असावधानी, डी, भाषा की समझ न होना। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ए, व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। अगला क्वेश्चन है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से ए, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बी, बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, सी, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, डी, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। अगला क्वेश्चन है 52, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, बी, लोकगीत गाए जा सकते हैं, सी, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, डी, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं क्योंकि दोस्तों लोकगीत हर जगह का अलग अलग अपना होता है जो वहाँ की संस्कृति को दर्शाता है, अगला क्वेश्चन है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से ए, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, बी, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, सी, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। अगला विकल्प है प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो दोस्तों हमारा आंसर सही हो जाएगा बी, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? विकल्प है ए, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, डी है,
सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। दोस्तों इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा डी, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार विकल्प है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, डी है भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा दोस्तों भाषा एक अर्जित योग्यता है। भाषा एक अर्जित योग्यता है। अगला है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, सी, भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, डी, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। दोस्तों इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा बी। इसमें हमारा सही हो जाएगा बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, ये हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ ये है कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में केवल भाषा शिक्षण में भाषाई शुद्धता पर ही बल नहीं दिया जाता है, इसमें भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। ये सारे उद्देश्य होते हैं भाषा शिक्षण के। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा, नहीं, प्रश्न में जहाँ कहीं नहीं आए तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? ए, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, बी, भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, सी, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, डी, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, सी। अगला क्वेश्चन है स्वलीन विकार आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम ये है भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, बी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, सी है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, डी है बोलना कौशल पर बल देता है। इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा बी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? हमारा विकल्प है
द्विभाषी विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। इसमें हमारा आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि। इसमें हमारा आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। ये प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल। थैंक यू। और दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगे कि मेहनत हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ हो सके। तो दोस्तों प्लीज़ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वीडियो आप देख लीजिए, वो भी पड़ा हुआ है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ देख लीजिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।